मेवाड़ के इतिहास में कल तक हम लोगों ने उदय सिंह के बारे में पढ़ा था कि उदय सिंह ने किस तरीके से मेवाड़ के का नेतृत्व करते हुए सिसोदिया शासकों में चित्तौड़ से उदयपुर को राजधानी बनाया, कुंभलगढ़ को शक्तिशाली बनाया और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष करते हुए उदयपुर की को संबल प्रदान किया। और उसी के समय में अकबर का जो आक्रमण हुआ, उसके बाद उदयपुर नगर की स्थापना और उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का नेतृत्व उनके बड़े बेटे, जिसे कीका कहा जाता था, उसके हाथों में आया। महाराणा प्रताप जो खुद अखिराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई के पुत्र थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ और इनका राज्याभिषेक उदय सिंह की मृत्यु के दिन गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया। और राज्याभिषेक करने वाले जो व्यक्ति थे वे कृष्णदास ब्राह्मण थे, जिन्होंने पहली बार इनका राज्याभिषेक उदय सिंह की मृत्यु के समय शमशान के अंदर किया था। तो महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ की जो स्थितियां थी, अगर हम राजनीतिक स्थितियों की बात करें तो मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य समझौता हो चुका था। उनके मध्य आपसी मनमुटाव था, परंतु उनके मध्य समझौता हो चुका था। समकालीन मुगल शासक जो थे, मुगल बादशाह जो थे, वे अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के द्वारा मेवाड़ को अपने क्षेत्र में मिलाना चाह रहे थे, जैसा कि उदय सिंह के समय में भी हुआ, संग्राम सिंह के समय में भी हुआ। महाराणा प्रताप के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह क्षेत्रीय सामंतों और सरदारों से मेवाड़ की सुरक्षा करना और उनके मध्य एकता को स्थापित करना और मुगलों के प्रसार को राजपूताना और मेवाड़ में रोकना। महाराणा प्रताप अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के महाराणा बने, परंतु उनका जो छोटा भाई था जगमाल, वो महाराणा न बनाए जाने के कारण अकबर की शरण में चला गया था, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के सामने यह एक नई समस्या भी थी। परंतु 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, जिनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ 1572 में, और जिसका विधिवत जश्न जो मनाया गया वो कुंभलगढ़ में मनाया गया। अखराज सोनगरा इनकी पुत्री, इनकी माँ थी। अखराज सोनगरा और राम सिंह जी ग्वालियर की मदद से महाराणा मेवाड़ के महाराणा बने और छोटे भाई की जगह न बनाए जाने के कारण, महाराणा बनने के कारण राजमहलों की क्रांति शुरू हो चुकी थी। अकबर की अधीनता न स्वीकार करने के कारण अकबर यह चाहता था कि महाराणा प्रताप दूसरे राजपूत शासकों की तरह उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा प्रताप ने यह कार्य करने से मना कर दिया। उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। परंतु युद्ध से पहले अकबर ने 4 शिष्टमंडल, जिन्हें कहा जाता है अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 प्रमुख व्यक्तियों को मेवाड़ भेजा गया, तो महाराणा प्रताप के साथ समझौता या संधि कर सके, उन्हें माना सके। पहली बार अकबर ने शासक बनते ही, महाराणा प्रताप के महाराणा बनते ही जलाल खां को 1572 में महाराणा प्रताप से को मनाने के लिए अकबर की तरफ से जो समझौता का प्रस्ताव भेजा, सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया, परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को मानने से मना कर दिया। दूसरी बार आमेर के कुंवर मानसिंह को 1573 में भेजा गया कि वे महाराणा प्रताप को
अकबर की अधीनता के लिए मना सके। आमेर के कुंवर मानसिंह भी असफल रहे। तीसरी बार मानसिंह के पिता कुंवर भगवंत दास को भी पुनः 1573 में महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर के द्वारा शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया, परंतु उसमें भी भगवंत दास असफल रहे। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता को रखते हुए अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए इनके प्रस्तावों को नहीं माना। चौथी और अंतिम बार राजा टोडरमल को पुनः 1573 में मेवाड़ भेजा कि वे महाराणा प्रताप को मना सके कि वे अकबर की अधीनता को मान ले, परंतु इन शिष्टमंडलों के जो प्रयास थे, इन प्रयासों में भी ये सभी व्यक्ति असफल रहे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इनकी अकबर की अधीनता को मानने से मना कर दिया। तो ये जो प्रस्ताव थे, इन प्रस्तावों का प्रभाव ये था कि अकबर ये चाहता था कि किसी भी तरीके से मेवाड़ का क्षेत्र जो है वो अकबर की अधीनता में आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी उसके द्वारा जो प्रयास किए गए उदय सिंह के समय में चित्तौड़ विजय, परंतु मेवाड़ का जो क्षेत्र था, मुख्य रूप से उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र था, वो अकबर के अधीन नहीं था। हल्दीघाटी के युद्ध से पहले ये जो प्रयास किए गए, इनके पीछे मूल उद्देश्य था कि बिना युद्ध लड़े हुए सम्मानपूर्वक महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता को मान ले, तथा वे अकबर की जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी कि पूरे उत्तर भारत के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, केवल मेवाड़ का जो क्षेत्र था वह बचा हुआ था, उसको नियंत्रण में लेने के लिए अकबर के द्वारा शिष्टमंडल भेजने के बाद यह कार्य भी असफल रहा। शिष्टमंडल के असफल रहने के बाद अकबर द्वारा एक नई योजना बनाई गई महाराणा प्रताप के खिलाफ कि मानसिंह व आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजी जाए, तथा उनका जो केंद्र स्थल रहेगा वो अकबर का किला, जो मैगजीन का किला कहा जाता है, जो अजमेर के अंदर है, जिसे दौलत खाना भी कहा जाता है, शस्त्रागार भी कहा जाता है अकबर का, जो अजमेर में है। युद्ध से पहले यहाँ पर सैनिक तैयारियों के लिए तैयारियां शुरू की गई कि किसी भी समय में जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक संघर्ष से सैनिक युद्ध हो तो उस समय में तैयारियां जो है, तैयारियों के लिए अकबर के किले का निर्माण किया गया, वहाँ पर गोला बारूद इकट्ठा किया गया, सैनिकों को तैयार रखा गया, और धीरे धीरे इस तरीके की रणनीति बनाई गई कि महाराणा प्रताप को युद्ध के द्वारा पराजित किया जाए। 18 से 21 जून 1576 को वर्तमान राजसमंद के खमनोर तहसील में हल्दीघाटी के मैदान में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ वो विश्व प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का मैराथन भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। हल्दीघाटी जो राजसमंद में है, गोगुंदा की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, खमनोर की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, बनास नदी के किनारे स्थित यह जो हल्दीघाटी का क्षेत्र था, यहाँ पर अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक सेना भेजी गई। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपनी तैयारियों को प्रारंभ किया, और युद्ध स्थल से पहले ही उन्होंने गोगुंदा और कुंभलगढ़ दिवेर यहाँ पर अपनी सैनिक चौकियां स्थापित की और अपनी सेनाओं को संगठित करना प्रारंभ किया, जिससे कि युद्ध में मुगलों की सेनाओं से को टक्कर दी जा सके। महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध जो था ये एक बहुत बड़ा युद्ध रहा था, क्योंकि इसमें आसफ खां ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, कि जिसकी वजह से मुस्लिम सेनाएं हैं, मुगलों की जो सेनाएं हैं, वो पुनः उनमें शक्ति आए और युद्ध में पूरे तरीके से लड़े। दूसरी तरफ
मीतर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर मुगलों की सेना में फैला दी, जिससे कि मुगलों की सेना में पुनः जोश आ चुका था। महाराणा प्रताप की जो रणनीति थी कि महाराणा प्रताप को मुगलों की सेना ने घेर लिया। प्रताप को युद्ध से बाहर निकालने के लिए, युद्ध जारी रखने के लिए उनकी जो कमान संभाली वो जाला बिंदा और हकीम कासूरी एकमात्र मुस्लिम शासक थे जो महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हकीम कासूरी इसी युद्ध में मारे गए, अकबर के साथ खमनोर के युद्ध में। युद्ध के बाद अकबर ने 1576 में उदयपुर पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और उदयपुर का नाम रखा मोहम्मदाबाद। मानसी से नाराज होकर उसकी मनसबदारी भी छीन ली गई। परंतु मुगल सेना जब महाराणा प्रताप का पीछा कर रही थी तो भाई शक्ति सिंह से मदद लेकर महाराणा प्रताप को बचाया गया और बलीचा गांव में चेतक का निधन हो गया, जिसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसके लेखक रणछोड़ पट्टोर संस्कृत के कवि थे। ये जो युद्ध था हल्दीघाटी का, यह आन बान और शान के लिए लड़ा गया युद्ध था, जिसकी वजह से पहली बार मुगल शासक को ये लगा, मुगल बादशाह को ये लगा कि राजस्थान के राजपूत शासक जो हैं वे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर महाराणा प्रताप के जीवन को देखते हैं, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए पहले उन्होंने कुंभलगढ़ को केंद्र बनाया, गोगुंदा को केंद्र बनाया, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों से टक्कर ली। उसके बाद वे गोगुंदा के क्षेत्र को छोड़कर जब उदयपुर पर भी अकबर का अधिकार हो जाता है, उसके बाद वे उस क्षेत्र को छोड़ करके चावंड चले जाते हैं और वहां पर रहते हुए स्वतंत्रता की ज्योत को पुनः जलाते हैं और पुनः अपनी सेनाओं को संगठित करते हुए इन क्षेत्रों को जीतते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध का महत्व जो था वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मुगलों का आतंक जो था पूरे उत्तर भारत में उनकी दहशत थी, उनको टक्कर देने वाला जो शासक था वो महाराणा प्रताप ही था, जिसकी शक्ति के आगे अकबर को झुकना पड़ा। युद्ध से पहले शिष्टमंडल भेजना इसका प्रमाण था। हल्दीघाटी के युद्ध का अगर मुस्लिम शासकों के दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं हम, तो इसका सजीव वर्णन अर्थात युद्ध के समय वहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति था वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी मुगली सेनाओं का कवि और लेखक था, जिसने युद्ध का सजीव वर्णन किया था। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था मुल्तकाफ अल तवरीफ। और हल्दीघाटी के युद्ध को उन्होंने गोगुंदा का युद्ध कहा था क्योंकि ये गोगुंदा गांव में लड़ा गया था। दूसरी तरफ अबुल फजल ने जो अकबर नामा ग्रंथ लिखा था, जो उनके मुगल बादशाह अकबर की जीवनी थी, उसमें उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और तीसरे कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले अंग्रेज रेजिडेंट, ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। थर्मोपल्ली वैसे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा मैदान है जहाँ पर बहुत बड़े युद्ध लड़े गए थे। उसी तरीके उसकी जो तुलना की गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, वो हल्दीघाटी के साथ की गई थी। महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए दो प्रयास तो अकबर के द्वारा किए जा चुके थे। पहला प्रयास शिष्टमंडल को भेजना, दूसरा प्रयास युद्ध के द्वारा, जिसमें भी वो असफल रहा। तीसरा जो प्रयास किया गया वो ये था कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किए गए प्रयास कार्य। युद्ध के बाद हल्दीघाटी 1576 में, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद किए गए प्रयास जो थे 1577 में शाहबाज खां को भेजा गया, 1578 में पुनः शाहबाज खां को भेजा गया और 1569 में पुनः शाहबाज खां को भेजा गया कि महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ करके अकबर के सामने लाया जाए ताकि उसको अपनी अधीनता को मनवाया जाए। परंतु इन सभी कार्यों में वह असफल रहा। बाद में जब महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब उन्होंने चावंड को राजधानी बनाया, उसके बाद चूलिया गांव में बड़ी सादड़ी के बामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की, उन्हें धन ला करके दिया कि ताकि वे पुनः अपनी सेनाओं को संगठित कर सके और मुगलों के साथ संघर्ष कर सके।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति नाजुक हो गई थी, तो उन्होंने कुंभलगढ़ में शरण ली। कुंभलगढ़ में शरण लेने के बाद उन्होंने गिरवा गोगुंदा की पहाड़ियों में निवास करने वाली भील जनजाति से छापामार और गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हुए मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष किया तथा महाराणा प्रताप के सामने जो मूल समस्या थी आर्थिक सहायता, वह भामाशाह के द्वारा भी की गई। और पाली निवासी जो भामाशाह थे, मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है भामाशाह को, जिनकी वजह से महाराणा प्रताप ने पुनः सेना को संगठित किया। पुनः सेना को संगठित करने के बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे पुनः मुगलों की सैनिक चौकियों पर आक्रमण किए और अपने शत्रुओं को पुनः जीतना प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप ने पुनः चावंड को राजधानी बनाया, जो चावंड वर्तमान उदयपुर में है। और राजधानी चावंड को बनाने के बाद उनका जो अगला काम था वो ये था कि मुगलों के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना। 1576 के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ निर्णायक संघर्ष करने के लिए दिवेर के मैदान में 1582 में पुनः अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया, जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। 1582 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे, उनको भेजा गया। अकबर की तरफ से सुल्तान को सेनापति बना करके दिवेर के मैदान में महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। परंतु अमर सिंह द्वारा इस युद्ध में छापामार व गुरिल्ला पद्धति अपनाई और अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान सेनापति की मृत्यु हुई और दिवेर के मैदान में महाराणा प्रताप की विजय हुई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यह एक निर्णायक विजय थी, जिसमें अकबर की पराजय हुई और उसका मुख्य सेनापति युद्ध में मारा गया। अब इसके बाद भी, ये अकबर के द्वारा किया गया तीसरे प्रयास के बाद, उसको हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर को पकड़ने के लिए शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां को भेजने के बाद दिवेर के युद्ध में अकबर की पराजय के बाद अकबर ने पुनः महाराणा प्रताप को अंतिम बार समझाने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को 1584 में भेजा कि वह पुनः महाराणा प्रताप जो हैं वो अकबर से समझौता कर ले और उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले, परंतु उसमें वो असफल रहे। इसके बाद अकबर ने 1584 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करना बंद कर दिया तथा इसे अघोषित संधि कही जाती है, जिसमें यह था कि अकबर अब महाराणा प्रताप या मेवाड़ की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों की वजह से वो कभी भी मेवाड़ क्षेत्र पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया। महाराणा प्रताप केवल चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ पर विजय अंतिम समय तक नहीं कर पाए थे, बाकी उनके द्वारा उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया गया था जो अकबर ने युद्ध में उससे जीते थे। महाराणा प्रताप की चावंड में राजधानी बनाने के बाद इन्होंने लंबा समय तक वहीं पर रहे। लगभग 12 वर्षों तक चावंड से मेवाड़ का नेतृत्व करते हुए 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हुई और बांडोली में वहाँ पर इनकी छतरियाँ बनाई गई, जहाँ 8 खंभों की छतरी कहा जाती है। और इनके जो प्रिय थे चेतक, उसकी जो समाधि थी वो हल्दी घाटी में बनाई गई थी। अब महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व था, अगर हम इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से मुगल बादशाह की अधीनता न मानते हुए केवल स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए उत्तर भारत के शक्तिशाली मुगल बादशाह के साथ निरंतर संघर्ष करना, ये जो तरीका था, इसकी वजह से वे प्रसिद्ध हुए। और अकबर केवल उत्तर भारत में एक ही शासक को नहीं पराजित कर पाया था और वो थे महाराणा प्रताप। पहले शिष्टमंडल भेजना, शिष्टमंडल के बाद हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पुनः महाराणा प्रताप को पकड़ने के प्रयास करना, उसमें भी असफल था। उसके बाद पुनः दिवेर का युद्ध, और दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय। 1582 के बाद यह स्थिति बन चुकी थी कि अकबर अब इस कार्य को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और वह अब चाहता था कि किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप के साथ समझौता किया जाए
उसे अपनी अधीनता के अंतर्गत लाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि अकबर की जो राजपूत नीति थी, यहाँ मैं उसका वर्णन करना चाहूँगा। अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका उद्देश्य था कि पारिवारिक संबंधों के द्वारा, विवाह संबंधों के द्वारा राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में रखा जाए, उनके साथ समझौता किया जाए। दूसरा, धन बल, सहयोग, मनसबदार, इनके द्वारा राजपूत शासकों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा जाए या उनके साथ समझौता किया जाए। और तीसरा, नहीं अगर इन दोनों ही कार्यों में असफल रहते हैं तो उसके बाद युद्ध एक अंतिम उनके द्वारा जो रखा गया था। परंतु महाराणा प्रताप के साथ ये तीनों ही कार्य किए गए अकबर के द्वारा कि राजपूत राज्यों के साथ संधि और समझौतों के द्वारा किस तरीके से, पारिवारिक संबंधों के द्वारा, संधि और समझौतों के द्वारा, मनसबदारी और सहयोग के द्वारा और युद्ध के द्वारा, इन तीनों ही तरीके से कार्य करने के बाद भी अकबर जीवित रहते हुए और उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति पूरे मेवाड़ पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका मूल कारण था उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मुगल बादशाह अकबर के साथ संघर्ष करना।